चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने एक भाषण के दौरान विवादित बयान पर विवाद छिड़ गया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता की जरूरत पर बोलते हुए उन्होंने विवादित बयान दे दिया था, जिसके बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। उनके खिलाफ महाभियोग लाने की मांग तक उठ गई है। अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में जस्टिस यादव की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल उनके इस भाषण का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की पूरी जानकारी मांगी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस संबंध में डिटेल रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग की मांग की है, जिसे इंपीचमेंट कहते हैं। उन्होंने कहा है कि वे चाहते हैं कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े और हम इकट्ठा होकर इस जज का महाभियोग करें। न्यायाधीश का इस तरह का भाषण न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। इससे जनता का विश्वास कमजोर हो सकता है। इंपीचमेंट प्रस्ताव की अगर हम बात करें, महाभियोग प्रस्ताव की अगर हम बात करें, इसके अलावा कोई और रास्ता जो है वह नहीं बचा है, ऐसा उनका कहना है। ये हर मायने में नफरत फैलाने वाला भाषण है। इसी पर आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको जानकारी देंगे कि ये महाभियोग लाने की प्रक्रिया क्या होती है। विस्तार से इस बारे में आपको जानकारी जो है वह हम साझा करेंगे। कानून तो भैया बहुत संकट से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कृतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते जो बुराइयां हैं। वो चार पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। चलिए विस्तार से आपको जानकारी देते हैं इस इंपीचमेंट के बारे में, महाभियोग लाने की प्रक्रिया के बारे में। सदन में प्रस्ताव महाभियोग की प्रक्रिया संसद में शुरू होती, प्रस्ताव को संसद में पेश किया जाता है। प्रस्ताव पर कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी है, सिग्नेचर जरूरी है। विशेष समिति का गठन यहां पर किया जाता है। प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद विशेष समिति का गठन जो है वह किया जाएगा। इस बीच में आपको बता दें कि समिति में न्यायाधीश, कानूनी विशेषज्ञ शामिल होते हैं। साथ ही समिति आरोपों की जांच करती है। बता दें कि सदन में बहुमत से मतदान जो है वह होगा। आरोप सही पाए गए तो महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान होता है। दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान होगा, यानी राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों में 2/3 सांसदों की सहमति जो है वो जरूरी रहेगी। अब महाभियोग प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजना है। उसके बाद प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति को बता दें कि यह भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के पास फैसला लेने की शक्ति है। राष्ट्रपति बता दें कि जो जज है उन्हें हटाने का आदेश जो है वो दे सकता है। अब बताते हैं जज हटाने की प्रक्रिया जो है वो कैसे पूरी इसके बाद होगी। राष्ट्रपति के आदेश पर जस्टिस को हटाया जा सकता है। प्रक्रिया को पूरा करने में समय लग सकता है। दोनों सदनों में आपको बता दें कि प्रस्ताव पास होना जरूरी है। तो देखिए ये विस्तार से आपको जानकारी दे रहे हैं। एक बार आपको ये मामला समझाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के एक भाषण के दौरान उन्होंने विवादित बयान तो दिया, कई जैसे ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जो आपत्तिजनक थे, वो शायद हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं। उसके बाद ये विवाद जो है वो छुड़ गया। बहुत सुर्खियों में बयान आया। विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यक्रम हो रहा था। उस दौरान यूसीसी को लेकर वह भाषण दे रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, और इस दौरान उन्होंने ये विवादित बयान जो है वो दिया। यहां पर वो माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी यानी कि बहुसंख्यकों का बता दे कि जिक्र जो है वो करते हुए नजर आए। तो इसलिए बता दें कि ये विवाद जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया। कपिल सिब्बल की तरफ से आपको बता दें कि प्रमुखता से अब इस पूरी बात को उठाया जा रहा है।
अब एक्ट का जिक्र करते हैं कि किस एक्ट के तहत महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। अब इस पूरी इंपीचमेंट का जो प्रोसेस है वो आपको बता रहे हैं। बात करते हैं हम आर्टिकल 124(4) की, अनुच्छेद 124(4) की। न्यायपालिका अधिनियम के तहत जज के दुराचार, दुर्व्यवहार, अक्षमता के आधार पर आपको बता दें कि कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो देखिए विस्तार से हम इस पर चर्चा करें, लेकिन इससे पहले आपको इसकी लीगैलिटी के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कि क्या इसके लिए लॉज हैं। क्योंकि देखिए हमारा समाज के अंदर जज है और जज की तरफ से अगर कोई विवादित बयान अगर दिया जाता है तो किस तरह की कार्रवाई जो है वो की जाती है, तो इस पर ये विस्तार से जानकारी जो है वो हम आपको दे रहे हैं। अब बता दें कि कपिल सिब्बल जो है वो इस पूरी विवाद पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस दिन आपको बता दें कि बयान सामने आया था उसके बाद ही खूब सुर्खियों में आते हुए नजर आया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पहली दफा नहीं है जब जज की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो दिया गया हो। इससे पहले भी कई बार विवादों में वो घिरते हुए नजर आए। जस्टिस शेखर यादव की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। अब ये पूरी प्रक्रिया देखिए आपको हम समझा रहे हैं कि महाभियोग लाने की अगर प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंस जो है वो पार्लियामेंट की यहाँ पर हो जाती है। सदन में आपको बता दें कि प्रस्ताव लाना होगा। प्रस्ताव पर कम से कम 100 सांसदों का यहाँ पर सिग्नेचर है, हस्ताक्षर जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बता दें कि समिति में न्यायाधीश, कानूनी विशेषज्ञ, एक्सपर्ट जो है वे होंगे और जो आरोप जज के ऊपर लगाए जाते हैं उस आरोप पर ये पूरी समिति जो है वो जांच करती है। उसके बाद देखिए सांसदों की पूरी आप देखेंगे कि इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होगी और साथ ही उसके बाद राष्ट्रपति जो है वो उनका फाइनल डिसीजन जो है वो रहता है। दोनों सदनों में 2/3 सांसदों की सहमति आपको बता दें बेहद ज्यादा जरूरी है। तो आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि ये क्या पूरा प्रोसेस जो है वो रहता है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सदन में प्रस्ताव महाभियोग की प्रक्रिया संसद में शुरू होती है। प्रस्ताव को संसद में पेश किया जाता है। प्रस्ताव पर कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर बेहद ज्यादा जरूरी यहाँ पर रहते हैं। विशेष समिति का गठन जो है वो प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद विशेष समिति का गठन किया जाता है, जिसमें बता दें कि न्यायाधीश, कानूनी विशेषज्ञ शामिल होंगे और इस पूरे आरोपों की जो है वो जांच की जाती है। सदन में बहुमत से मतदान होगा। आरोप सही पाए गए तो महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान होता है और फिर दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान होगा। दोनों सदनों में 2/3 सांसदों की सहमति आपको बता दें बेहद ज्यादा जरूरी रहती है। तो यहाँ पर समिति के साथ साथ आप देखेंगे कि सांसदों की यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्व जो है वो बढ़ जाता है। अब महाभियोग प्रस्ताव की चौथी अगर वो बताए प्रोसेस आपको बताए, राष्ट्रपति को ये फिर भेजा जाएगा। प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति को ये भेजे जाने के बाद राष्ट्रपति के पास फैसला लेने की शक्ति यहाँ होगी। राष्ट्रपति हटाने का आदेश जो है वो दे सकता है। जज को हटाने का जो आदेश है वो राष्ट्रपति की तरफ से जो है वो दिया जाएगा। यानी कि सदन के बाद आप सीधा देखेंगे कि ये राष्ट्रपति के पास जाएगा जब 2/3 बहुमत जो है वो अगर मिल जाती है। अब हटाने की प्रक्रिया जब पूरी होगी, राष्ट्रपति के आदेश पर जस्टिस को फिर बता दें कि हटाया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको समझा रहे हैं। प्रक्रिया को पूरा करने में समय भी लग सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक ऐसा कोई ये नहीं कह रहे कि हम सेक्टर या फिर क्षेत्र यहाँ पर इन्वॉल्व है। यहाँ पर अलग अलग तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर पार्लियामेंट की भी, पूरी सदन की भी देखेंगे पूरी इन्वॉल्वमेंट है और साथ ही आप देखेंगे समिति जो है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट होते हुए नजर आएगी। तो विस्तार से आज इसी पर हम बातचीत भी करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय शुक्ला हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। सर देखिए एक तरफ ये संविधान ही हमें कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास है, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे पास है, लेकिन जजों के पास अभिव्यक्ति की कितनी आज़ादी है, ये एक बड़ा सवाल जो है वो इस विवादित बयान के बाद खड़े होते हुए नजर आ रहा है। देखिए मुझे लगता है कि आजादी अभिव्यक्ति की है, आजादी संविधान के तहत मिली है। संविधान के जो मूल ढांचे हैं उनका यदि उल्लंघन होता है तो वह नहीं है। पद के साथ में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। मान लीजिए आप एंकर हैं तो आप एंकर के साथ साथ आपकी वो जिम्मेदारियां भी हैं। आप कितना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसका इफेक्ट क्या होगा और उससे क्या असर पड़ेगा, यह ध्यान रखना आपका काम है। आपके उससे यदि कहीं वह स्थिति पैदा होती है कि आपके मूल ढांचे पे उसका इफेक्ट पड़ता है तो निश्चित रूप से आपको अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 124(4)(5) में जो प्रोविजन है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के महाभियोग लाने के, आप उसमें देखिए एक एक चीज डिफाइन है, तो जो पहले से ही डिफाइन है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं है कि आप
किसी को गाली दे रहे हैं। एक वो कहा जाता है ना, आपको छड़ी उतनी घुमाने का हक है जिससे कि वो दूसरे को टच ना कर जाए। ये दूसरे को टच करती है तो फिर तो वो नहीं आपको आजादी दी जा सकती है। तो मुझे लगता है जो शेखर यादव ने कहा है वो निश्चित रूप से संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। और आपको एक बहुत बड़ी चीज क्लियर करनी पड़ेगी जी। संविधान हमारे यहां कहता है कि बहुमत से चलेगा, वो बहुसंख्यक नहीं कहता है। बहुसंख्यक और बहुमत, यदि कानूनी भाषा में देखें, जमीन आसमान का अंतर। बहुसंख्यक में कि जितनी खोपड़ियां हैं हमने सारी गिन ली, सिर गिन लिए, वो नहीं चलेगा। आपको बहुमत देखना होगा। और बहुमत देखिए, आप जैसे आप मान लीजिए चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी सरकार को बहुमत मिला, लेकिन वह बहुमत भारत के जितने मतदाता हैं उसके हिसाब से नहीं है। उस हिसाब से तो 39% है, लेकिन वो बहुमत है, तो बहुसंख्यक नहीं है। तो ये बड़ी भारी चीज है। तो इस अंतर को आपको चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपके पास फिर अजय शुक्ला जी में आऊंगी। अकुश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ चुके हैं। देखिए अकुश श्रीवास्तव जी, अभी मैं बात कर रही थी अजय जी के साथ कि एक वही संविधान है जो हमें ये कहता है कि आपके पास अभिव्यक्ति की आजादी है, आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, आपकी कोई विचारधारा है तो आप उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन जजों पर ये बात जो है वो कितनी लागू होती है, क्योंकि आप एक पद पर बैठे हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक तो हैं, लेकिन आप एक पद पर बैठे हैं, जज हैं आप, आपको हर एक समाज के अनुरूप जो है वो बात बोलनी है। इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि अब विवाद जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अकुश श्रीवास्तव जी, शायद आप म्यूट है। हाँ, माफी चाहता हूँ। जज साहब ने कहने के लिए कोई बहुत गुंजाइश नहीं रखी है। दरअसल संविधान जो कहता है वो, और आजकल जजों में एक संविधान से इतर एक नया फैशन हो गया है ऑब्जर्वेशन का। और ऑब्जर्वेशन के नाम पे बहुत सारी चीजें ऐसी कर जाते हैं जो मतलब किसी पे टिप्पणी हो जाती है, किसी को लगता है कि इसमें बहुत कुछ अजीबोगरीब हो रहा है, और तथ्यों को अनदेखा करके बात आगे कर ली जाती है। दूसरा काम जजों का जो है वो ये है कि संविधान की धाराओं के तहत आप जितने भी अनुच्छेद है उनके तहत आप अपना काम कीजिए, उसके जो किताब है उसी हिसाब से कहिए, सुनिए, बताइए। जैसे अजय जी ने सही में कहा है कि संविधान बहुसंख्यक के लिए नहीं बना है, बहुमत का फैसला एक दूसरा होता है। देखिए बहुमत, अब ये चुनावी बहुमत जो होता है वो बिल्कुल अलग चीज है, कोर्ट का बहुमत एक बिल्कुल अलग चीज होती है। चुनावी बहुमत जो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट से होता है, और उसमें परसेंटेज कोई मतलब नहीं रखता है। उसमें जिसका ज्यादा परसेंट होगा, 50% होगा, ये एक तर्क जो है विपक्ष अलग तरीके का, और अपने जमाने में दूसरा देता है, अपनी सत्ता में दूसरा देता है, और जब दूसरे की सत्ता होता है तो दूसरा देता है। तो 50% का तो कोई तर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारा जो सिस्टम ही है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का है। उसमें यह है कि जो 1% मतलब 0.001% से भी वोट से आगे होगा वो जीत जाएगा। लेकिन जज साहब ने जो सब किया है वो इसका उससे कोई मतलब नहीं है, उनका ऑब्जर्वेशन ही गलत है। और आप ये कम से कम ऐसी बातें कर नहीं सकते। आप आपके विचार में आ रही है ये भी एक गड़बड़ है, लेकिन आप उसको सार्वजनिक रूप से कह करके आप अगर ये कहेंगे कि संविधान बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा तो गड़बड़ है, वो उनकी सोच में गड़बड़ है। और जो महामहिम अकुश श्रीवास्तव जी, सर देखिए यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये आप अपनी आइडियोलॉजी, मेंटालिटी जज के तौर पर दर्शा रहे हैं, लेकिन जहां से मैं सर देख पा रही हूं कि अगर आप एक जज हैं तो आप समाज को ऐसे बांट कर नहीं देख सकते हैं। ये बयान जो है वो आपको इलॉजिकल लग रहा है या कहीं ना कहीं हेट स्पीच लग रही है? नहीं, बयान तो बिल्कुल उनका मैं फिर कह रहा हूं आपको, इस बयान का कोई अर्थ नहीं बनता है। अब बाद में ये सब कहा जाएगा कि उन्होंने बयान कहाँ दिया, किस हालत में दिया, क्या किया, ये उनका व्यक्तिगत हो सकता है, ये सब चीजें आएंगी।
लेकिन ये किसी भी जज की मानसिक स्थिति को दिखाता है और वो उसके काम करने के ढंग को दिखाता है। फिर उसके पहले के जितने फैसले होंगे उनको खंगाला जाएगा। ये सब बातें अभी की जाएंगी, विपक्ष करेगा, लेकिन आज की राजनीति में बड़ा भारी खतरा हो गया है। इस बयान के ऊपर ज्यादा बहस करके, ज्यादा इस मामले को महाभियोग में ले जा करके और फिर एक आप अपना एक रोल लेंगे, एक अपनी भूमिका बताएंगे और एक स्टैंड लेंगे। स्टैंड के बाद फिर वही हिंदू मुस्लिम होगा, फिर वही एक जो घेरा है उसमें एक आदमी को रखा जाएगा और रखने के बाद उसको शहीदाना अंदाज में किया जाएगा। ये सब मैं बहुत जानबूझ के कह रहा हूँ। ये शहीदाना अंदाज होगा और फिर उसके बाद कहा जाएगा कि हिंदुओं को दबाया जा रहा है, पिछड़ों को दबाया जा रहा है, यादव जी को दबाया जा रहा है और उस दबाने में एक तथ्य गुम हो जाएगा वो कि इन्होंने गड़बड़ किया। तो इनको बहस, जो विपक्ष को मेरी राय यही होगी कि ये सिर्फ तथ्यों पर बहस करें, ना कि ये कि आज के अब इनकी भर्ती कब हुई थी, जब कब प्रमोट हुए थे, कैसे आए हैं, क्या मानसिक स्थिति है, ये सब पूरा खंगाला जाएगा। इस समय देश में अगर कोई संस्था बची है थोड़ी बहुत तो न्यायपालिका है। न्यायपालिका से बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, लेकिन अगर उसमें इस तरीके की बातें की जाएंगी और उसमें ज्यादा ये वैसे ही होने जा रहा है जैसे आप कुछ मंदिरों को। अकुश श्रीवास्तव जी देखिए, बयान तो पॉलिटिकली है। आप अगर जज की तरफ से इस तरह का बयान दिया जा रहा है, देखिए हम यहाँ पर अब जज पर जजमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बयान जज की तरफ से दिया गया कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल, कोई नेता ऐसा बोल रहा है ऐसा बयान लग रहा था। बिल्कुल बयान वही सही लग रहा है और वो बहुत खतरनाक स्तर का बयान है। ये कोई भी पक्ष का, कोई भी विपक्ष का उसे सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकता कि ये सही बयान है, किसी भी हालत में नहीं कह सकता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इसके तथ्यों पर आगे अजय जी क्या कहना चाहेंगे? बात निकली है, दूर तलक जाएगी, ऐसा अकुश श्रीवास्तव जी का कहना है। आपका एनालिसिस क्या कहता है अजय जी? देखिए, मैं 100% अक्कू भैया की बात से सहमत हूं और मेरा मानना है कि निश्चित रूप से एक जज और एक कॉमन नेता या दूसरे में बहुत बड़ा अंतर होता है। उसके कंडक्ट्स होते हैं, उसके एथिक्स होते हैं, उसकी वैल्यूज होती हैं और वो तय की जाती हैं। उसके लिए बाकायदे मानक तय हैं कि आप इस कुर्सी पे बैठेंगे, कहां किससे मिल सकते हैं, किससे क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इन सबको लेकर के उसका कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है। आपको अपने उस कंडक्ट को फॉलो करना होगा। आपको यह दिखाना है कि न्यायपालिका निष्पक्ष है। आज हमारे ऊपर एक बड़ा कलंक लग रहा है कि भारत की जो न्यायपालिका है, दुनिया में उसकी स्थिति बुरी होती जा रही, जो रैंकिंग है हमारी लगातार गिरती जा रही है। आप ये सोचिए, हम 100 के पार पहुंच चुके हैं। चलिए सर, मैं अभी इंटरनेशनल एजेंसियों से वैलिडेशन अपने देश की न्यायपालिका के लिए नहीं चाहती हूं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए।